अरे साले साहिबा जी, हमारा बस चले तो अपनी श्रीमती जी को अपनी गोद में लिए बैठे रहें। पर अब क्या करें, वो बैठने नहीं देती, अपने पास काम पर भगा देती हैं। ये कहते हुए अमर उसके कमरे में आ गया। अदीरा और श्वेता उसे देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ देर बातें करने के बाद अमर श्वेता को अपने गोद में उठाते हुए बोला, चलिए साली साहिबा, अब आप सो जाएं, हम भी चलते हैं इन्हें लेकर। सुनो लाडो, आज माँ किसी काम की वजह से नहीं आ पाई हैं, पर कल पक्का आएंगी, तो तू देख लेना। अगर कल कुछ काम ना हो तो रुक जा। श्वेता की बात पर अदीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। अमर ने उसे गुड नाइट कहा और श्वेता को वहाँ से लेकर चला गया। उधर दूसरी तरफ अदीर अपने मुंबई वाले बंगले पर पहुंचा। बारिश हो रही थी, इसलिए एक नौकर उसकी गाड़ी रुकते ही छाता ले आया और गेट खोलते हुए छाता भी खोल दिया। अधीर उतरा और छतरी में अंदर आया। नौकर ने छतरी बंद कर रखते हुए कहा, साहब खाना लगा दूं? अधीर ने ऊपर अपने कमरे में जाते हुए कहा, नहीं, आप बस एक कप कॉफ़ी बना के भिजवा दे। ये कहकर अधीर वहाँ से चला गया। नौकर भी उसके मुताबिक कॉफ़ी बनाने चला गया। अधीर कमरे में आया और अपने कपड़े चेंज कर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने साथ लाई फाइल को खोल के देखा और उस पर काम करने लगा। एक नौकर आया और कॉफ़ी रखकर चला गया। अधीर काम करते हुए कॉफ़ी पी रहा था और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जिस बारिश के होने से अधीर को कुछ नहीं हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जयपुर में अधीरा बारिश देखकर मुस्कुराए जा रही थी। उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर बढ़ा के बारिश के पानी को लेकर महसूस किया, कितना खूबसूरत एहसास होता है इन बारिश के बूंदों का। ये कहते हुए अधीरा बारिश के पानी से खेलने लगी। वहीं जब बारिश की कुछ बूंदें आकर अधीर के ऊपर गिरी तो उसने गुस्से में कहा, नफ़रत है मुझे बरसात से ही, हर चीज़ भिगा देती है, मेरे पेपर गीले हो गए। ये कहते हुए उसने खुली हुई खिड़की को बंद कर दिया। सुबह का वक्त, जयपुर। अधीरा सुबह से श्वेता के पास ही बैठी थी। अमर श्वेता की माँ और पापा को लेने गया था। अधीरा श्वेता के पास बैठी उसके पैरों की मालिश किए जा रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से श्वेता के पैर में सूजन आ गई थी। उसके बगल में श्वेता की देखभाल करने वाली नौकरानी सालू खड़ी थी। उसने श्वेता को देखते हुए पूछा, छोटी भाभी, आपकी माताजी कितने दिन के लिए आ रही हैं इस बार? उसके ये पूछने पर श्वेता ने उसकी तरफ देखकर बोला, क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं सालू जी? तो सालू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बताऊं आपको छोटी भाभी, इस घर में मैं क्या ऐसा कोई नहीं औरतों में जिसे मुझे डर लगे, पर आपकी माताजी के आने का सुन के पता नहीं क्यों मेरी तो सांसें अटक जाती हैं। वो जैसे अधीरा दीदी को हर पल हर बात पर सुनाती रहती हैं। बाप रे, मेरी तो जान मुँह तक आ जाती है। वो तो अधीरा दीदी हैं जिनका इतना पक्का जिगरा है, नहीं तो कोई और होता तो कब का या तो उन्हें मार डालता या खुद को मार डालता। पता नहीं क्या खाती हैं जो बस आग ही उगलती हैं। बुरा मत मानना छोटी भाभी, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मासी जी ऐसे अधीरा दीदी को ताने देती हैं। मैं होती ना, ये कहते हुए कसम से उसने अपने दांत पीस लिए, पर ये किसी ने देखा नहीं। श्वेता और अधीरा बैठी ये सब देखे जा रही थी। उन दोनों को तो सब पता था कि आखिर किस बात के लिए श्वेता की माँ अधीरा को ताने मारती थी। बहुत वक्त बीत गया था, पर आज भी उस बात को उसकी मासी ने ना तो खुद को भूलने दिया था और ना दूसरों को। इन्हीं तानों से बचने के लिए उसने सुरभि जी से बात कर अधीरा को अपने पास अपने साथ रख लिया था। श्वेता बचपन से ही उसके लिए ढाल बन के उसके साथ रही थी। अधीरा उसी के गोद में खेल के बड़ी हुई थी। 5 साल की थी श्वेता जब उसके पिता विवेक साहब नन्ही से अधीरा को घर लाए थे, पर उसकी माँ राधा जी मासी होकर भी उसे देखा नहीं था और उठा के किसी अनाथालय में देने को कह दिया था। लेकिन विवेक जी ने इंसानियत के नाते उसे अपना नाम भी दिया और बेटी भी माना। मासी ने भले ही उसे बचपन से आज तक सिर्फ ताने दिए हो, पर विवेक जी और श्वेता के प्यार ने उन तानों पर मलहम का काम किया। इसलिए उसे फर्क तो पड़ता था, पर वो उसे दिल पर लगने नहीं देती थी। आज फिर राधा जी के आने से वो डर तो रही थी,
और उसे पता था कि उसकी दीदी है उसके लिए। तभी एक नौकर ने आकर कहा, छोटी भाभी, आपके घर वाले आ गए हैं। ये सुनते ही पास खड़ी सालू ने हाथ जोड़े हुए कहा, बचा लेना प्रभु, पता नहीं कितने दिन रुकने वाली है ये। उसके ये बोलने पर श्वेता और अधीरा दोनों ने उसकी तरफ से आंखें दिखाते हुए कहा, उनके सामने चुप ही रहना। उनके ये बोलने पर सालू ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी राधा जी और विवेक जी दोनों ही अंदर आए। राधा जी ने जैसे अधीरा को श्वेता के पास देखा तो गुस्से से फट पड़ी और उसे देखते हुए बोली, अरे ये यहाँ क्या कर रही है? इसके पास ऐसे वक्त में अपना मनहूस साया लेकर मेरी बेटी के पास क्यों बैठी है? उठ यहाँ से, खुद के पिता का पता नहीं, मरते वक्त वो हमारे गले में बांध के चली गई। क्या चाहती है तेरी मनहूसियत अब मेरी बेटी के बच्चे को भी खा जाए? उसके ऐसे बोलने पर अधीरा की आंखें भर आई थी। विवेक जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ, क्या बोले जा रही हो? उनकी बात बीच में ही काटते हुए राधा जी ने कहा, अरे तुम चुप करो, तुम्हें इसे अपने नज़रों के सामने रखना है रखो, पर ये मेरी बेटी के सामने ना ही आए, इसके लिए अच्छा होगा। अरे अभी तक बैठी है, चल उठ निकल यहाँ से और मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखाई देना। उनके ऐसे दुत्कारने से अधीरा उठ के रोते हुए भाग गई। उसके जाते ही राधा जी जैसे अंदर आने को ही वैसे ही श्वेता ने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रोकते हुए कहा, माँ, आपने आते ही फिर से शुरू कर दिया। आज तक आप खुद को सुधार नहीं पाई। अरे क्या बिगाड़ा है उसने आपका? क्या कर दिया उसने ऐसा जो आप उसे ऐसे ताने मारती हैं? जब आती हैं उसे ऐसे ही रुला के जाती हैं। पर इस बार बस, अगर आपने उसे कुछ भी कहा जब तक यहाँ हैं तो सोच लेना मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सोच लो क्या करना है आपको। तो उसके ऐसे कहने पर उन्होंने मुंह बना लिया। उधर दूसरी तरफ अधीर अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। अधीर की सेक्रेटरी स्वीटी एक फाइल लेकर उसके पास आई और दरवाजे पर नॉक करते हुए बोली, सर मैं आई कम इन? अधीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यस। उसके इतना कहते ही स्वीटी अंदर आई। उसने अधीर के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, सर मैंने ये फाइल कंप्लीट कर दी है और नताशा मैम आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी इंतज़ार कर रही हैं। ये सुनते ही अधीर को याद आया कि उसकी तो मीटिंग थी। वो जल्दी से अपना कोट उठाते हुए खड़ा हुआ और उससे बोला, तुम चलो और वीर कहाँ हैं? आज सुबह से देख नहीं रहा है। ये कहते हुए उसने अपना कोट पहना। स्वीटी ने उसे देखते हुए जवाब दिया, सर उनकी मॉम का आज सुबह मंदिर से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। इतना सुनते ही अधीर ने बाहर जाते हुए कहा, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? और वीर को जो भी ज़रूरत हो उसकी हेल्प करो। मैं मीटिंग के बाद बात करूंगा उससे। ये कहकर वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो सामने एक लड़की बैठी थी। बहुत ही लेटेस्ट फैशन की, सारे खुले स्ट्रेट बाल, स्लीवलेस ब्लाउज, कानों में मैचिंग इयरिंग, हाथों में एक्सपेंसिव वॉच, दिखने में बेहद खूबसूरत थी वो। उसका मैनेजर और सेक्रेटरी उसके पीछे खड़े थे। अधीर ने अंदर आते हुए बस एक नज़र उसे देखकर बोला, हेलो मिस नताशा, सॉरी मैं लेट हो गया, तो मीटिंग शुरू करें? ये कहते हुए नताशा के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। नताशा ने बहुत नज़ाकत के साथ कहा, श्योर। उसके ये कहते ही नताशा के असिस्टेंट ने प्रेजेंटेशन दिया। काफ़ी देर तक मीटिंग चलती रही। जब मीटिंग ख़त्म हुई तब अधीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे सब अच्छा लगा, पर मैं एक बार फाइल पढ़ के और कुछ टर्म एंड कंडीशन देखकर आपको बता दूंगा। यह कहकर अधीर उठ के जाने लगा तो नताशा ने उसे रोकते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम पर्सनली नहीं मिल सकते? आप अगर फ्री हो तो आज शाम रामदा प्लाजा होटल में मिलते हैं। फाइल के बारे में बात कर लेंगे और कुछ टाइम भी बिता लेंगे। उसके ये कहते ही अधीर उसकी तरफ मुड़ा और उससे बोला, इन फालतू कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो अच्छा होगा आप सिर्फ प्रोफेशनल ही रहें, पर्सनल ना हो, क्योंकि अगर मैंने पर्सनल ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगी आप। ये बोलकर वो चला गया। नताशा उसे गुस्से में जाते देख रही थी। शाम का वक्त, जैसलमेर अधीरा रेत पर बैठी सूरज को डूबते हुए देखी जा रही थी। आज जो भी राधा जी ने उससे कहा था
वो उसके दिल को चुभ गया था। वो बैठी खामोशी से सूरज को एकटक देखे जा रही थी। तभी उसकी दोस्त कामाक्षी भागते हुए उसके पास आई। उसने उसे देखते हुए कहा, यहाँ बैठी है, मैं तो तुझसे मिलने महल गई थी, पर पता चला तेरी वो खड़ूस मौसी आ रखी है। बाप रे, बहुत मुश्किल से खुद को बचा के आई हूँ, पर तू क्या यहाँ बैठ के कर रही है? ये सब उसने जोर जोर से सांस लेते हुए और उसके पास बैठते हुए कहा था। अधीरा बिना उसकी तरफ देखे बोली, तू क्या कर रही है यहाँ पर? अरे तेरे लिए अपने हाथों के बने लड्डू लेकर आई थी। इस बार अधीरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है लड्डू? कहाँ है का क्या मतलब? अरे भाभी सब लेकर अपने पास रख ली। अब अगर तू जल्दी नहीं चली तो मुझे लगता है कि वह लड्डू भाभी ख़त्म भी कर देंगी। चलेगी या यहीं बैठी सूरज देवता को भेजेगी? ये सुनते ही अधीरा एकदम से उठी और उससे बोली, तो फिर बैठी क्या है? ऊँट की तरह चल उठ। ये बोल वो रेत पर भागते हुए उसे आगे निकल गई। अधीरा महल आई तो सीधे श्वेता के कमरे में गई। देखा तो वो लड्डुओं का डब्बा लिए खाए जा रही थी। उसने जल्दी से आगे बढ़ के डब्बा खिसका लिया और उससे बोली, बस करो दीदी, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहते हुए उसने एक लड्डू उठा के मुंह में डाल लिया। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती? लाडो की लड्डू तेरी कमजोरी है, तू लड्डुओं को किसी के साथ शेयर नहीं करती है, पर देख इसमें मेरे भी हैं। यह कहते हुए श्वेता थोड़ा आगे बढ़ी तो अधीरा ने डब्बा पीछे करते हुए कहा, जो भी हो आपने खा लिया, ये मेरे हैं, अब आप बैठो, मैं आती हूँ। ये बोल के वो चली गई और श्वेता उसे ऐसे देख खुश थी। उधर मुंबई एयरपोर्ट रात के वक्त वापस जाने के लिए अपने कार से अधीर उतरा। वो अंदर जा ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठा के देखा तो सुरभि जी का था। उसने फ़ोन उठाया और आगे बढ़ने लगा। उधर से ना जाने किसकी आवाज़ थी कि अधीर घबरा गया और उसने जल्दी आने का कहकर फ़ोन रख उसने अंदर जाकर बात की और अपने चोपर को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बुक कर दिया। अधीर जब रात के करीब 11 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है तब वहां बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। वो किसी तरह जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर आया। उसकी सारी गाड़ियां आकर खड़ी थी। एक आदमी ने आगे आकर छतरी खोली और अधीर छतरी के अंदर आया। वो उस आदमी के साथ आकर अपनी गाड़ी में बैठा। अरे चलो जल्दी महल, ये कहते हुए अधीर ने अपना फ़ोन निकाला। एक बार फिर सुरभि जी को फ़ोन किया लेकिन उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। वो अब परेशान हो रहा था। उसने फ़ोन साइड में रख दिया। गाड़ी जयपुर की भीगी सड़कों पर दौड़ी जा रही थी। वो परेशान सा बाहर देख रहा था। करीबन आधे घंटे बाद वो महल पहुंचा। जिस वक्त वो पहुंचा था उस वक्त महल में अंधेरा था। बरसात की वजह से लाइट कट हो चुकी थी। बस लैंटर्न की रोशनी में ही महल में हल्की फुल्की रोशनी थी जगह जगह। अधीर की गाड़ी जैसे रुकी तो एक नौकर ने लैंटर्न उठा के देखा। उसने जैसे अधीर को देखा तो चीखते हुए अंदर की तरफ भागा। अरे सुनो सब, ठाकुर साहब आए हैं। अधीर, ठाकुर साहब आ गए। अरे मालकिन, अधीर साहब आ गए। ये कहते हुए वो सुरभि जी के कमरे की तरफ भागे जा रहा था। इधर कुछ नौकरों ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला। अधीर गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ भागा। जब तक अधीर अंदर गया तब तक उसे नौकरों ने सुरभि जी और बाकी घर वालों से ये कह दिया था कि अधीर आए हैं। ये सुनते ही एक एक कर सब बाहर निकल आए। सब हैरान थे कि आखिर अधीर आया कैसे यहाँ, और सबसे ज़्यादा कोई हैरान था तो वो था राज। उसने तुरंत बाहर आकर देखा तो अधीर सुरभि जी के कमरे में दाखिल हो रहा था। अधीर सुरभि जी के कमरे में आया तो सुरभि जी बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। जब से नौकर ने बताया था कि अधीर आया है, वो तो बस जैसे खुद को रोक ही नहीं पाई थी। अधीर उनके पास आकर उन्हें पकड़ के देखने लगा और उनसे पूछा, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना माँ? मुझे फ़ोन आया था कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या हो गया था आपको? अरे हम ठीक हैं, आपको देखकर तो हम और ज़्यादा बढ़िया हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। ये कहते हुए सुरभि जी ने उसे गले से लगा लिया। अधीर उनसे दूर होते हुए बोला, पर आपको हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं, बस ज़रा सा बीपी बढ़ गया था। पर आपको किसने बताया कि हमारी तबीयत खराब है? जबकि ये बात तो किसी को नहीं पता, महल सिवाय।
अदीर इतना कहकर वो खामोश हो गई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। तभी उन्हें याद आया कि किसी काम से अदीरा उनका फ़ोन ले गई थी बाहर और अभी तक वापस नहीं किया था। उन्हें समझते देर नहीं लगा कि ये सब अदीरा की ही हरकत थी। पर वो खुश थी और उसके साथ घबराई हुई भी, क्योंकि वो जानती थी कि अदीर को झूठ से सख्त नफरत थी। अगर उसे पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा, इसलिए उन्होंने उसे बस उतना बताया जितना सच था। अदीर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब आप कैसी हैं, ठीक है ना आप? सुरभि जी ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, हम ठीक हैं। ये सुनते ही अदीर उनके गले लग गया। उनके गले लगे हुए बोला, माँ, आपको पता है ना, आप हमारी जान हैं, तो अगर आपको कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे। चुप करो, ऐसे नहीं बोलते। आप आ गए, हमारे दिल को ठंडक मिल गई। ये कहते हुए उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। तभी अवनी लालटेन लिए कमरे में दाखिल हुई। उसने अदीर को देखते हुए कहा, अरे देवर जी, आखिर आप आ ही गए। अदीर उनकी आवाज़ सुन उठा और उसके पास जाकर उसके पैर छूते हुए बोला, कैसी हैं आप बड़ी भाभी, और भैया कैसे हैं? उसके ये पूछते ही पीछे से राज आते हुए बोला, अरे छोटे, हम तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें देखकर और खुश हो गए। ये कहते हुए राज अदीर के गले लग गया। अदीर ने उसे गले मिलते हुए पूछा, चाचा चाची कहाँ हैं? वो लोग मंदिर गए हैं, कोई मन्नत थी उसे पूरा करने, 2 दिन में आ जाएंगे। राज की बात सुन अदीर ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं श्वेता भाभी से और अमर भैया से मिल के आता हूँ। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। अदीर अंधेरे में ही बाहर की तरफ जा रहा था कि तभी पीछे से अवनी ने उससे कहा, अरे देवर जी, कहाँ अंधेरे में जाओगे, आओ हम छोड़ दें आपको। ये कहते हुए अवनी लालटेन लिए आगे चल दी और अदीर उनके पीछे। अवनी उसे श्वेता के कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। अदीर ने दरवाजे पर हल्के से नॉक किया तो अमर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन? उसके ये कहने पर अदीर अंधेरे से लैंटर्न की हल्की रोशनी में अंदर आया। उसे देखकर अमर ने खुश होते हुए कहा, अरे भाई तुम, क्या बात है, तुम कब आए? ये कहते हुए उसने उसे गले लग गया। अदीर ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। श्वेता ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे अदीर भैया, आपने तो हमें ही सरप्राइज़ दे दिया। मुझे लगा मैं आपको दूंगी तो एकाएक आ गए, पर आप चलिए, अच्छा है आप आ गए ना, मेरा दिल भी लगेगा। उसके ये कहने पर अदीर मुस्कुरा के उसके पास आया और बोला, क्यों भाभी, भैया से अभी तक दिल नहीं लग पाया आपका, जो अभी मुझसे दिल लगाना है? ये कहते हुए वो उसके पास बैठ गया। अच्छा देवर जी, आते ही मुझसे मजाक शुरू कर दिया आपने। ये बताए कैसे हैं आप? कितने साल हो गए थे आपको देखे और आप हैं कि आते ही नहीं हैं। अब आए तो कुछ दिन रहना और अपने भतीजे को देख के जाना। श्वेता के बोलने पर अधीर ने सर नीचे किए हुए कहा, नहीं भाभी, मैं कल शाम तक चला जाऊंगा, कुछ काम है तो इसीलिए बस माँ से मिलने आ गया था। श्वेता उसका हाथ पकड़कर बोली, भैया 2 साल बाद आए हो, रुक जाओ कुछ दिन अपनों के साथ, महापूजा हो जाए तो चले जाना, तब तक सबके साथ रह लो। नहीं भाभी, बहुत काम है मुझे, मीटिंग के लिए मुंबई जाना पड़ा था तो वहीं से आया, कल मैं वापस चला जाऊंगा, मैं भाभी रुक नहीं पाऊंगा। अधीर के ऐसे कहने पर श्वेता इस बार उस पर जोर नहीं दी। उसने बगल में खड़ी सालू से कहा, सालू जाओ, भैया को मेहमान वाले कमरे में रुकवा दो। आज अब इनका कमरा साफ तो है नहीं, तो इन्हें उसी में रहना होगा, और आते वक्त अदीरा को बुला देना। ये लड़की तब से खाना लेने गई थी पर जाने कहाँ रह गई। उसके कहने पर सालू अदीर के साथ बाहर चली गई। अदीर ने चलते हुए सालू से पूछा, कैसी हो सालू? सालू ने बड़े खुश होते हुए कहा, हम तो बहुत अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? सच में आप आए जैसे महल में रौनक आ गई हो। वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने सुरभि जी के कमरे के बाहर खड़ी अदीरा पर पड़ी। उसने उसे देखकर कहा, अरे अदी दीदी, आप यहाँ हो? वहाँ छोटी भाभी आपको बुला रही हैं, जाएं आप, वो खाने के लिए बैठी हैं। अदीरा ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ जा रहे हैं, और उस खड़ूस को तो खोज ले। किसकी बात कर रही हो दीदी? अरे वही अधीर सिंह ठाकुर, जरा हम भी देखे उस खड़ूस अकड़ू दुष्ट दानों को, बड़ा सुना है उसके बारे में भी, ये पता नहीं कहाँ लुप्त हो चुका है।
कहते हुए वो वापस से सुरभि जी के कमरे में झांकने लगी। एक तो ये मुई लाइट भी चली गई, उस पर बरसात न जाने कब आएगी लाइट, और मुझे उस राक्षस के दर्शन होंगे। अधीरा अपने में ही बोले जा रही थी। उसे नहीं पता था कि अधीर उसके सामने खड़ा है और सब सुन रहा था। सालों की तो हालत खराब थी। उसे पता था कि अधीरा ने शायद अंधेरे में गौर नहीं किया था कि अधीर उसके बगल में खड़ा है। सालों ने उससे कहा, दीदी छोड़ो ना, जाओ आप जाकर भाभी से मिले। पर अधीरा ने तो जैसे ठान लिया था कि वो उस दुष्ट अधीर से मिलके जाएगी। उसने सुरभि जी के कमरे में ही झांकते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे चले जाएं? आखिर आज देखने को मिला है तो देख कर जाएंगे। पता नहीं कब उस ईद के चांद के दर्शन हो। वैसे भी इतनी मुश्किल से मैंने उसे यहाँ बुलाया है। पता है कितना झूठ बोला है और कैसे। तब कहीं जाकर वो खड़ूस यहाँ आंटी जी से मिलने आया। बताओ, कोई करता है ऐसे कि अपनी माँ से ही मिलने ना आए। वो बोल रही थी और इधर सालों के पसीने छूट रहे थे और अधीर खड़ा सब सुन रहा था। तभी श्वेता के कमरे से अमर की आवाज़ आई, अधीरा तुम्हारी दीदी बुला रही हैं, जल्दी आओ। ये सुनते ही अधीरा जल्दी से अपने लहंगे को एक हाथ से पकड़ के खुले आंगन से बारिश में भीगते हुए भागी तो उसके पायल की झंकार अधीर के दिल को जोरों से धड़का गई। वो भागते हुए अधीरा को जाते हुए देख रहा था, पर उसे उसका चेहरा खुद भी ठीक से नहीं दिखाई दी। सालू उसकी तरफ मुंह बनाती हुई मुड़ी और उससे बोली, चले भैया। सालू की तो हालत खराब थी। उसे पता था कि अधीरा आते ही अधीर को अपना दुश्मन बना लिया है और अधीर उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों आज के लिए इतना। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।